हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है हमारी आपका 8th क्लास है और 8th क्लास में देख रहे हैं हमारा 3rd जो हमारी बुक है और उसी का चैप्टर नंबर 10 जो है वो आपका चल रहा है। और चैप्टर नंबर 10 के अंतर्गत जो है हम मेरे प्यारे बच्चों देख रहे हैं स्वतंत्रता के बाद की जो स्थिति है उसको हम लोग आपका पढ़ रहे हैं और एक एक करके देख रहे हैं। हमने बहुत सारी चीजों को, संविधान सभा कैसे बनी, निर्माण कैसे हुआ, गठन क्या था, क्या रूप रखा गया, कौन कौन से अधिवेशन हैं जो पास और पारित किए गए, एक एक करके हमने देखने का, उनको जानने का प्रयास किया और इन सारी चीजों को हमने गौर करके देखा है। क्लियर है? जहां तक हम पढ़ चुके हैं, जहां तक हम देख चुके हैं, देखा कि क्लियर है? जहां तक हम पढ़े टीवी बांगवाचारी कैसे सदस्य बने, इन सबको हम देख चुके हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं राज्यों का गठन, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के आएगा और आपको समझना चाहिए कि ऐसी स्थिति में क्या हुआ। उन्नीस के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष में मुख्य पार्टी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस ने आश्वासन दिया कि जैसे ही देश आजाद हो जाएगा प्रत्येक भाषाई समूह का अपना अलग प्रांत होगा। आजादी मिलने के बाद कांग्रेस इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठा पाई, क्योंकि भारत धर्म के आधार पर बढ़ चुका था। कोई महात्मा गांधी की तमाम इच्छाओं और प्रयासों के बावजूद यह स्वतंत्रता एक राष्ट्र नहीं बल्कि दो राष्ट्र को मिल रही थी। कह रहे हैं एक राष्ट्र को नहीं बल्कि दो राष्ट्र को मिल रही थी। देश विभाजन के फलस्वरूप हिंदू और मुसलमानों के बीच भीषण दंगों में 10 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। यह चिंता स्वाभाविक थी और हमारा देश के आधार पर ही इस तरह के बंटवारों को झेलना पड़ सकता था। कैसे थी बात, ये स्वाभाविक थी और उनको झेलना पड़ सकता था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति का विरोध करते थे। चाहे बाप का नेहरू हो, उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, दोनों ने कहा कि अगर हम भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे, और इस नीति का उन्होंने विरोध भी किया कि भाई हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर ऐसा करेंगे तो हमें तो बाप के पग पग पर क्या मिलेंगे, आपका राज्य मिलेंगे। अब ऐसे ही मान लीजिए अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यह तो बहुत सारे राज्य बन जाएंगे। कोई आपका कुमाऊनी बोलता है, कोई गढ़वाली बोलता है, कोई जौनसारी बोलता है, कोई भोटिया बोलता है, क्लियर है, कोई थारू बोलता है, कोई भोक्सा वाले लोग हैं। ऐसे अगर हम भाषा के आधार पर बनाने लगे तो बहुत राज्य बनेंगे। कह रहे नहीं, इससे क्या होगा, जो विखंडनकारी तत्व है वो एक्टिव हो सकते हैं। विभाजन के बाद नेहरू ने कहा कि उप दमनकारी प्रवृत्ति सिर्फ उठा रही हैं, जिन पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र को शक्तिशाली और एकजुट होना चाहिए। वरना जैसा कि पटेल ने कहा कि इस समय भारत में पहली और आखिरी जरूरत यह है कि उसे एक राष्ट्र बनाया जाए। कह रहे प्राइम जिम्मेदारी यह है कि भारत एक राष्ट्र बना रहे, बाकी जो होगा सब देख लेंगे। राष्ट्र को बढ़ावा देने वाली हर चीज आगे बढ़नी चाहिए, उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज खारिज कर देनी चाहिए। यह कसौटी प्रांतीय भाषाओं के सवाल पर अपनाई गई और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में मांग को समर्थन नहीं दिया गया। कैसे है, जो मांग है उसको समर्थन नहीं दिया गया। तो मेन चीज क्या थी कि राष्ट्र बना रहे, उसके लिए हर संभव प्रयास करें। क्लियर है? कांग्रेस ने अपने वायदे से पीछे हटते रहे, इसलिए जगह जगह असंतोष पैदा हुआ। कन्नड़ भाषी, मलयालम भाषी, मराठी भाषी अपनी राज्य के इंतजार में सबसे गहरा असंतोष मद्रास प्रेसिडेंसी में तेलुगु राजभाषा जिलों में दिखाई दिया। जब 1952 में आम चुनाव में नेहरू चुनाव प्रचार करने के लिए गए तो लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और हमें आंध्र चाहिए के नारे लगाए।
इस साल अक्टूबर में बायोव्रत गांधीवादी पट्टा श्री राम तल्लु तेलुगु ने भी हित की रक्षा के लिए आंध्र राज्य के गठन की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठे। जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ा, बहुत सारे श्री रामलुलु के समर्थकों ने अपने आने वाले जगह पर हड़ताल करने और जुलूस निकालने लगे। क्या हुआ भैया, अब हमको क्या चाहिए? अपना राज्य चाहिए। ये हैं वो व्यक्ति जिन्होंने, आप देखेंगे, अलग राज्य की मांग की थी भाषा के आधार पर, अनशन पर बैठे और अनशन पर बैठने पर इनकी मृत्यु हो गई। क्लियर है? ये क्या मांग कर रहे थे? ये मांग कर रहे थे भाषाई आधार पर राज्य। क्या कर रहे थे? भाषाई आधार पर राज्य की मांग। 58 दिन के अनशन के बाद 15 अगस्त 1952 को पट्टी रामलू का देहांत हो गया। एक अखबार ने लिखा कि श्री रामलू के देहांत की खबर पूरे आंध्र में अस्त व्यस्त कर डाली। विरोध इतना व्यापक और गहरा गया कि केंद्र सरकार को आखिरकार मांग माननी पड़ी और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्रा के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ, जो बाद में आंध्र प्रदेश बना। तो क्वेश्चन बनता है कि भाषाई आधार पर भारत में प्रथम राज्य किसका गठन हुआ? तो आप अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश का। कब? 1 अक्टूबर 1953 को। कहानी क्या थी? श्री रामलू जो थे, ये अपनी तेलुगु भाषा के लिए क्या बैठ गए थे? अनशन पर बैठ गए थे। आपने यहाँ पढ़ा कि वो तेलुगु भाषा आते थे और अनशन पर बैठने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद उसके बाद जो आंध्र प्रदेश में भयावह स्थिति बनती है, सरकार ने उसको कंट्रोल करने के लिए एक तुरंत कमीशन लाए, एक आयोग बनाया, डॉक्टर फजल अली आयोग। उसमें तुरंत रख दिया गया और बात की। आंध्र प्रदेश की स्थापना के साथ ही भाषाई समुदाय भी अपने अपने अलग राज्यों की मांग करने लगे। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इसमें 1956 में एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी दी। आयोग ने सुझाव दिया कि असमिया, बंगाल, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु भाषाओं के लिए अलग अलग प्रांतों की गठन करने के उद्देश्य से जिले और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाएगा। उत्तर भारत की विशाल हिंदी क्षेत्र में बोले जाने वाली कई राज्य बनाएंगे। कुछ समय के बाद 1960 में बंबई प्रांत में भी मराठी और गुजराती भाषा को 2 अलग राज्यों में बांट दिया जाएगा। 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई। पंजाब में पंजाबी भाषी, जिसमें ज्यादातर सिख थे। हरियाणा में हरियाणी, जहां ज्यादातर हिंदी बोलने वालों की बहुतायत थी। हालांकि भाषाई आधार पर नहीं बनाए, लेकिन भाषा के आधार को महत्व जरूर दिया गया कि इस आधार पर रखो कि भविष्य में कभी कोई ऐसी मुद्दा या चीजें ना उठकर आए। लेकिन जो आयोग बने थे, आयोग जो है भाषा के आधार पर राज्य बनाने के पक्षकार नहीं थे। और 1956 में ये रिपोर्ट सरकार को सौंपने पर क्या कहा? मना कर दिया। ठीक। देख लिया? अब देखिए, भाषाई राज्यों का गठन। अगर ऐसे हम भाषाई राज्य बनाते तो सोचिए कितने बनते। ये था उत्तर सीमा प्रांत, गिलगित जम्मू, पंजाब, रामपुर, दिल्ली, संयुक्त बनारस, बिहार, कूच बिहार, खासी स्टेट, असम, भूटान, त्रिपुरा, मिजोरम, नागा। यहाँ तो नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत ज्यादा विविधता थी। केंद्रीय प्रांत, पश्चिमी गुजराती, राजस्थान, मध्य ग्वालियर, राजपुताना, अजमेर, खैपुर, सिंध, बहापुर, बलूचिस्तान, ये सब आपको दिखाई देंगे।
क्या दिखाएंगे? सब दिखा देंगे। देख रहे हो आप? इस तरीके की सारे आपको यहां पर मिलेंगे। क्लियर है? ये है मही, दमन, पांडुचेरी, कारिकल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सियालोन यानी कि श्रीलंका, मद्रास राज्य, मैसूर, और बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। क्लियर है? याद रहेगा इतना? अब देखिए, लेकिन वर्तमान जो हमारा 1 नवंबर 1956 से पहले भारत, पहले ऐसा था, अब तो बदल चुका है काफी, क्योंकि इसमें आप देखोगे तो क्या नहीं है? उत्तराखंड नहीं है, झारखंड नहीं है, छत्तीसगढ़ नहीं है, तेलंगाना वाला पार्ट है, ठीक? तो ऐसे राष्ट्र बने, ठीक है। अब हमारा ऐसे बना, कुछ बाद में ऐसे आया, ठीक। तो अब तो और भी बदल चुका है, क्योंकि 28 राज्य और 8 यूनियन बाप के टेरिटरी हैं, उनको देखेंगे। क्लियर है? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चित्र 6 को देखिए। महानदी के पानी को रोकने के लिए बनाया गया पुल। स्वतंत्र भारत में पुल और बांध के विकास पर प्रतीक। आपको पता है, जो बांध है, बांधों को नेहरू जी ने क्या कहा था पता है? आधुनिक भारत का मंदिर कहा था उन्होंने। क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर। कह रहे जो ये आपके बांध है ना भाई, ये बांध क्या है? आधुनिक भारत के आपके मंदिर है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या बनेगी? बिजली, बाढ़ का नियंत्रण होगा, यहां पर सिंचाई सुविधा बनेगी, यहां पर पर्यटन होगा, मछली पालन होगा। क्लियर होगी? और हम अपनी क्षमता को विकसित करेंगे तथा बहु उद्देश्य परियोजना कैसी होंगी? परिपूर्ण होगी। तो इतने सारे मुद्दों को लेकर चला था ये आपका एक बांध। इसलिए आपका नेहरू जी ने क्या कहा कि मंदिर क्या है? जो बांध है वो क्या है? आधुनिक भारत के मंदिर है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। राज्य, सरकार से संबंधित राज्य के शब्द का अर्थ है देश के विभिन्न राज्यों या प्रांतों से नहीं है। यह राज्य का मतलब सरकार से संबोधित है, जो प्रांत है उनका नहीं। हम बहुत बार राष्ट्र राज्य की बात करते हैं, दोस्तों राष्ट्र राज्य मतलब वो नेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? हो सकता है हम स्टेट की बात करें तो वो जो हमारे वर्तमान स्टेट है ये ना हो, भारत संघ हो। क्लियर है? चलिए, विकास की योजना बनाना। बात आई कि भैया जो विकास है ये बनेगा कैसे, कैसे का डेवलपमेंट होगा, बताइए कैसे बनेगा विकास? आगे बढ़े। भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्ति करने और आधुनिक तकनीक एवं औद्योगिक आधार निर्मित करने में भारत का एक बड़ा लक्ष्य था कि भाई जो भारत है और भारतीयों को क्या करना है? गरीबी से मुक्त करना है। जब हम आजाद हुए, हमारे सामने चैलेंज था कि हम अपने आप को और देशों की तुलना में कैसे खड़ा करें, कैसे हम आधुनिकता एक्सेप्ट करें, कैसे हम जितनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है उसको कैसे बाहर निकालें गरीबी से। भारत के सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। तो 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीति बनाए, उनको लागू करने के लिए योजना आयोग का गठन किया। योजना आयोग कब गठन हुआ? 1950।
फिर उसको चेंज किया गया, क्या बना गया, अब वर्तमान में नीति आयोग है। इसको समाप्ति कर दिया, ऐसा मान लीजिए। इसके बारे में ज्यादातर सहमतियां थी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलकर राज्य और निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण पूरक भूमिका अदा करेंगे। इस क्षेत्र में क्या भूमिका होगी, अतः कौन सा उद्योग द्वारा, कौन सी बाजार उद्योग यानी कि निजी उद्योगपति द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों के बीच किस तरह से संतुलन बनाया जाएगा, इन सबको परिभाषित करने के लिए योजना आयोग का काम था। मेन क्या था, अगर ये सारी चीजें होंगी तो योजना आयोग किस तरीके से काम करेगी, इसको हम लोग आपका देख लेंगे। क्लियर है, ये सब हमको ध्यान। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की। इस योजना का इस्तेमाल भारी उद्योग, विशाल बांध के परियोजनाओं के सबसे ज्यादा पर जोर दिया गया। ये काम सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखे गए। भारी उद्योग पर जोर और अर्थव्यवस्था राज्य नियंत्रण की कोशिश अगले कुछ दशकों तक आर्थिक नीतियों को प्रभावित करती रही। इस पद्धति के बहुत सारे समर्थक थे, कुछ मुखर विरोधी भी थे। कुछ लोगों को लगता था कि इस प्रणाली में खेती पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा रहा है। कह रहे जो खेती है उस पर हम लोग आपका पर्याप्त जोर नहीं दे रहे। हम क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा रहे हैं, बड़े बड़े बांध बना रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि जो प्राइम चीज है, हमें खाना कहाँ से मिल रहा है, हम उसको अपनी फोकस पर लाए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अब नेहरू जी की जो पंचवर्षीय योजना है उनको हम लोग देखेंगे। नेहरू जी ने पंचवर्षीय योजनाएं चलाई थी। देखिए होता क्या है कि वर्ष 1950 में हम क्या करते हैं, योजना आयोग का गठन करते हैं, और ये गठन क्या चलाता है, पंचवर्षीय योजना चलाता है, जो किसी खास मुद्दे पर केंद्रित थी। जैसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुई भारी उद्योगों पर एवं बांध पर, तीसरी को हमने खाद्यान्न पे आत्मनिर्भर बनाया, चौथी पर हमने गरीबी को दूर करने की बात की। तो ऐसे मुद्दों पर बनी। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि योजना आयोग का कार्यकाल कैसा रहा, कितने हद तक वो सीमित और बड़ी और पनपी है। फिलहाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।